भी कम है, ये बहुत डेवलप कंट्री, ये पहले से ही डेवलप रहे हैं, कॉलोनियल कंट्रीज ये रहे, पहले से इनके पास विकास का, उनके पास सारे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थे और ये बहुत फ्यूचरिस्टिक टाइप के थे, ये G7 के कंट्रीज थे। बाद में G8 बनाया गया। G8 में क्या किया गया, रसिया को, रूस को क्या किया गया, ऐड किया गया इसमें। रूस भी अपने आप में पावरफुल कंट्री है, तो रूस पहले नहीं था इसका पार्ट। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, रूस जो है उसका कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है और कुछ पार्ट एशिया में भी आता है, इसलिए थोड़ा सा लेकर इसको कंफ्यूजन भी होता है। अभी आगे मैप में हम डिस्कस करेंगे इस बात को लेकर। तो रूस को, रसिया को क्या किया गया, रूस को क्या किया गया, कंट्री को ऐड किया गया, जिसके कारण ये क्या बन गया, G8 बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब हम G20 के बारे में बात कर रहे हैं, G20, तो G20 में ये सारे देश तो है ही, साथ में और कुछ देश ऐड हो गए। अब ये जो देश है बिल्कुल ये विकासशील देश है, जिसको हम कहते हैं इमर्जिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री। आप देखने की कोशिश करो, यहाँ पर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में मैंने अभी बात किया हुआ आपको। इसके अलावा इंडोनेशिया, चाइना, मैक्सिको, सऊदी अरब, टर्की, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, ये सारे इमर्जिंग कंट्री। तो इनको और प्लस इनको दोनों को ऐड करके बना गया G20 बनाया गया। और ये यूरोपियन यूनियन, ये यही यूरोपियन यूनियन है। इनका मैप थोड़ा अलग तरीके का आपको दिखेगा, बिल्कुल स्टार स्टार लगे रहेंगे इनके मैप में। 12 तरीके के स्टार होते हैं, 12 स्टार होते हैं, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये यूरोपियन यूनियन का जो मैप होता है थोड़ा अलग होता है, यूनिक होता है। और पेपर में काफी बार पूछा भी गया है कि यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में टोटल कितने स्टार होते हैं। आपको किस पे टिक लगाना होगा, 12 पे, 12 पे, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा। G7 में ये 7 कंट्री था और ये सातों डेवलप कंट्री था, बहुत पावरफुल नेशन जिसको हम कह सकते हैं। इसमें ऐड हुआ रूस, तो बन गया G8। और इसमें क्या हुआ, ये बाकी कंट्रीज ऐड हुई, 12 अलग अलग कंट्रीज ऐड हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो 12 कंट्री उधर से ऐड हो गई, इधर से इसमें आके, तो टोटल क्या हो गया, G20 हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि G20 के केसेस में एक बात क्लियर होता है, G20 में क्या हो सकता है, 90 कंट्री होगी और एक क्या होगा, यूरोपियन यूनियन का पार्ट होगा। ये यही यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अभी आगे और क्लियरिटी आएगा। जी का मतलब होता है क्या, ग्रुप। ग्रुप किसका, देशों का ग्रुप, पावरफुल नेशन का ग्रुप। तो इन लोगों ने सोचा, क्यों सोचा, इस पे भी हम बात करेंगे। इन लोगों ने सोचा कि हमारे जो इकोनॉमिक का जो ग्रोथ है वो डेवलप कंट्री के अंडर में आता है, लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो डेवलप कंट्री और डेवलप नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कि अमीर तभी अमीर बनेगा जब उसको गरीबों का भी सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो फिर वो अमीर तो कभी अमीर बन ही नहीं सकता। ये एक दूसरे का कोई हेल्प ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे वर्कर कहाँ से आते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि ज्यादातर यूके में काम करने के लिए कौन से देश के लोग आते हैं, अमेरिका से, में कौन से देश आते हैं, ब्रिटेन में काम करने के लिए यहाँ से आते हैं, इंडिया से, ब्राजील से, यहाँ से मैक्सिको से, साउथ कोरिया से, साउथ अफ्रीका से लोग यहाँ आकर काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो ये आपको ये एक तरीके से एम्प्लॉयर है और ये इधर एम्प्लॉय है आपके पास। चलो आगे बात करते हैं, समझ में और क्लियरिटी से समझ में आएगा आप लोगों को। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हम G20 के बारे में बात कर रहे हैं, ये अचानक से आप क्या दिखा रहे हो, ये क्या चल रहा है, अचानक से ये सडनली क्या हो गया। G20 पे आने से पहले, उससे पहले एक घटना घटा था, उस इंसिडेंट को समझना बहुत जरूरी, नहीं तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि G20 एक्चुअल में क्या था। 90s के टाइम चल रहा था, 1990 का दौर चल रहा था, 90s का टाइम चल रहा था। और साउथ ईस्ट एशिया में, अब पहले समझ लेते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया क्या होता है। देखो ये है साउथ ईस्ट एशिया। अब आपको बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि एशिया साउथ ईस्ट क्या होता है। मैं सबसे पहले ना आपको वो दिखा देता हूं। अगर ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड का मैप, अगर आप देख रहे हैं तो वर्ल्ड के मैप में सबसे ऊपर क्या होगा, कौन सा कंट्री होगा, कौन सा डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, और इस तरफ अगर हम बात करें तो ईस्ट होगा, और इस तरफ अगर हम बात करें तो वेस्ट होगा। ऐसा हो सकता है, साउथ ईस्ट नॉर्थ और इधर ईस्ट हो गया, हमारे पास ईस्ट कंट्रीज हो गए। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जब ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कंट्री। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट कंट्री। इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कंट्री के बारे में हम जानते हैं, यहां से यहां तक नॉर्थ ईस्ट। तो इसे नॉर्थ ईस्ट कंट्री में आप देखोगे कि इधर आपको इंडिया भी दिखाई दे रहा है, इसी में आपको थाईलैंड भी बगल में दिख रहा है, वियतनाम भी दिख रहा है, इंडोनेशिया भी दिख रहा है, और यहाँ पे कोरिया का दोनों भाई दिख रहा है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों दिख रहा है, और उसी के जस्ट बगल में जापान भी आपके पास है। अब यहां से बात को समझते हैं। 1990s के टाइम में जो ये थाईलैंड दिख रहा है ना, थाईलैंड,
यहां से शुरू होती है असली कहानी, थाईलैंड से। थाईलैंड में एक शहर है बैंकॉक, बहुत लोग नाम सुने होंगे, बहुत लोग बैंकॉक गए भी होंगे। थाईलैंड बहुत फेमस है थाई मसाज के लिए भी, मसाज बहुत होता है यहाँ पे। ये देखिए बैंकॉक, बैंकॉक आप नाम सुने, यहीं से मेन कहानी शुरू होती है। क्या है कि आप इस बात को पहले अच्छे से समझ लो, अभी हम क्राइसिस पे आएंगे। G20 को समझने से पहले समझना बहुत जरूरी है। जो इधर वाले जो कंट्रीज दिख रहे हैं इंडिया के नीचे, ये सारे जो कंट्रीज दिख रहे हैं, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, सुमात्रा, मलेशिया, यहां तक जो दिख रहे हैं, इस पूरे रीजन में दिख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं साउथ ईस्ट कंट्री। क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट कंट्री। अभी इधर हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी इधर बात नहीं कर रहे हैं, ये सब तो बहुत डेवलप कंट्री, इधर हम आ ही नहीं रहे हैं। अभी सिर्फ हम इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, इस रीजन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना क्या चाहता है इस रीजन, इतने दूर के रीजन को? तो सुनो, इस पूरी स्टोरी को समझो पहले। जो मलेशिया है, सॉरी, जो ये थाईलैंड है, बैंकॉक है, यहाँ पे यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ। इनके पास क्या था 90s के टाइम में? लेबर था और कैपिटल था, मतलब पैसा था और मजदूर था, लेकिन उसका यूटिलाइज करना इनको नहीं आया। उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी थी। टेक्नोलॉजी कहाँ था? यूरोपियन कंट्री में था, इधर अमेरिका की तरफ था, अमेरिका की तरफ टेक्नोलॉजी था, इन लोगों के पास था। टेक्नोलॉजी का कमी हुआ। इनकी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो प्राइवेट कंपनी फैक्ट्री थी, वो क्या करती थी कि बार बार कर्ज लेती थी, प्रोडक्शन करती थी, लेकिन उनका सामान प्रोडक्ट बिकता नहीं था। धीरे धीरे वो क्या करने लगी और कर्ज को बढ़ाने लगी। सरकार से कर्ज लेते लेते वहां के बैंक की भी क्या होगी कि एक समय के बाद सब क्राइस हो गया, मतलब टूट गया एकदम, शेयर बाजार बिल्कुल गिर गया। और हम कहते हैं कि जब आपके घर में कोई भूकंप आता है या कुछ होता है, आपके घर में कोई ट्रेजेडी होती है, तो आपका पड़ोसी भी जरूर उस ट्रेजेडी से क्या होता है? अफेक्ट होता है। तो आप यहां समझ सकते हो इस बात को कि जब प्रॉब्लम आया किसके साथ? थाईलैंड के साथ यहां पे, तो ये प्रॉब्लम किसके साथ और मिलेगा? इंडोनेशिया, यहां पे साउथ कोरिया, जो खास देश है जहां से इनका व्यापार चलता है, यहां से बिजनेस चलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सब समुद्री इलाका है, ये सब समुद्र का इलाका है। तो एक दूसरे से यहाँ से व्यापार यहाँ पे चलता है, यहाँ से बिजनेस यहाँ चलता है, इनका जो ट्रेड चलता था बेसिकली। इसके साथ साथ आप देख सकते हो सिंगापुर भी लगा हुआ है, वियतनाम भी लगा हुआ है। इनकी स्थिति खराब हो गई क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था। और यहाँ की सरकार, थोड़ा पीछे आके समझते हैं, फाइनेंशियल, देखो यहां से, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया 1997, 1997 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। और इसका मेन कारण क्या था? लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल तो उनके पास था, लेकिन क्या किस चीज की कमी थी? टेक्नोलॉजी की और इनोवेशन की कमी थी। टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं था और इनोवेशन के नाम पे बिल्कुल जीरो था। इसीलिए क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती चली गई? घटती चली गई। और ये प्राइवेट सेक्टर वाले जितने लोग थे वो कर्ज में धीरे धीरे डूबते चले गए। क्या हो गया? कर्ज में, डेप्ट मतलब कर्ज होता है, कर्ज में डूबते चले गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ते गया और सप्लाई धीरे धीरे क्या होते गया? घटते गया। और इन्हीं सब चीजों के चक्कर में जो वहां का प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ गया। आप समझ सकते हैं कि जैसे किसी, मान लो इस मार्कर का दाम 5 रुपए है और सडनली इस मार्कर का दाम 50 रुपए हो जाए, तो ऑटोमेटिक यहाँ के जितने टीचर होंगे वो कहेंगे अचानक से दाम कैसे बढ़ गया। यही होता है, क्राइसिस हो जाता है उस केस में। तो वैसे कंडीशन में क्या हो गया? दंगा हो गया, फसाद हो गया, राइट्स हो गए। आप देख सकते हैं ये उस टाइम की बात है, ये 1997 की बात है। देखो कैसे ये कंडीशन कितनी बुरी हो गई। लोग मॉल से सामान चोरी कर करके जा रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है बस वो लेकर घर में भाग रहा है, अपना अपना बस काम कर रहा है। ये एक बेचारा थाईलैंड का आदमी कह रहा है आईएमएफ का मतलब आपको पता ही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इसको मांग रहा है कि भाई हमें पैसा दे दो थोड़ा सा, हमारा बैंक का लोन खत्म हो जाए। स्थिति खराब थी इनकी। और ये मेन कारण कहाँ पे था? इन्हीं सब देशों में था, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और साउथ कोरिया। ये 4-5 जो कंट्रीज थे, सबसे ज्यादा इसी पे अफेक्ट पड़ा। अब इस पे इतना अफेक्ट पड़ा कि ये सारी ट्रेजेडी होने लगी। आप लोगों थोड़ा सा अगर इस चीज पे रिसर्च करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, इतनी कंडीशन इनकी खराब हो गई थी। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, लोग दंगे फसाद पे उतर आए थे, लोग मारपीट कर रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, लोग उठा रहे हैं, आग लग रहा है। लोग अपने सरकार से एकदम थक चुके थे। क्यों? क्योंकि ये जो उनका रुपया है उसको हम कहते हैं बाट। हिंदी में क्या कहते हैं? बाट। जैसे हमारे यहाँ रुपया कहते हैं रुपया, वैसे यहाँ पे क्या होता है? बाट होता है। इसकी वैल्यू कम हो गई, डीवैल्यूएशन हो गया। क्या हो गया?
वैल्यूएशन हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। इन्होंने जानबूझकर, इनकी सरकार ने जानबूझकर अपना वैल्यू कम करवा दिया। इसलिए कम करवाया, इनको ऐसा लगा कि अगर मेरे बाट की वैल्यू कम हो जाएगी, मेरे यहाँ जो पैसा चल रहा है, जो करेंसी चल रहा है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो विदेश से पैसा बहुत सारा मिलेगा हमें एक्स्ट्रा काम करने के लिए, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो फॉर एफडीआई जो हम कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और उल्टा नुकसान होते चला गया। इनकी सारी बैंक नीलाम हो गई, बैंकरप्सी हो गया, इनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई, और आप देख सकते हैं फिर ऐसे कंडीशंस में लोग आ गए। और यहाँ पे सब स्कूल्स कॉलेज सब बंद हो चुका था, कंपनी सारी बंद हो चुकी थी, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन तरीके से साफ सफाई हो चुका था, कुछ भी बचा नहीं था उनके उस करने कराने के लिए। लेकिन उसी बीच में एंट्री होता है आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का। इन दो लोगों ने धीरे धीरे, आईएमएफ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आगे हम जाके बात करेंगे क्यों है कैसे है, और जो वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, किसी तरीके से थाईलैंड को और साउथ ईस्ट कंट्रीज के जो भी इस तरीके की जिनके साथ ऐसी कंडीशन चली थी, उनको थोड़ा संभालने की कोशिश किया गया। लेकिन इतना आसान नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1999 में, 1999 में जब ये थोड़ा सा माहौल शांत हुआ, तो 2 साल बाद ऐसा फील हुआ इन लोगों को कि अब ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, नेसेसिटी है, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज पे और मॉनेटरी पॉलिसीज पे खुलकर बात करे और वर्ल्ड लेवल पे डिस्कशन करे, मतलब ग्लोबली डिस्कशन करे, इस बारे में बात करे। और फर्स्ट टाइम 1999 में हम कह सकते हैं कि वहीं से स्टार्टिंग होता है G20 का। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होता, तो G20 कभी नहीं होता। और ये शायद G20 का जो स्टार्टिंग है, जो बर्थ है, वो इसी इंसिडेंट पे डिपेंड करता है। होप सो कि यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये हमारा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मैंने आपको मैप के थ्रू समझा ही दिया था। देखो ये जो कंट्री है ना, ये बिल्कुल इंडिया से लगा हुआ था। ऐसा नहीं था कि इंडिया से अफेक्ट नहीं हुआ होगा, इंडिया जरूर अफेक्ट हुआ था। लेकिन इंडिया का जो जीडीपी रेट है, वो उस टाइम पे जरूर थोड़ा सा स्लो हो गया था। लेकिन इंडिया का कंडीशन ये है कि यहाँ पे हर तरीके से सोर्स ऑफ इनकम है। समुद्र से भी कमाई हो सकता है, इसके जो चाइना से भी सामान का कमाई हो सकता है, इधर से पैसे आते रहते हैं इसके ना। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोग देश के अलग अलग जगह पे वर्क करते हैं, तो बाहर से भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मनी आ रहा है इंडिया में। यहाँ इंडिया के लोग बहुत ज्यादा एक तरीके से समझ लीजिए कि हम कह सकते हैं कि अपने आप को हर चीजों में अनुकूल कर लेते हैं, हर तरीके से खुद को ढाल लेते हैं। इसलिए इंडिया में क्राइसिस बहुत ज्यादा दिखा नहीं, थोड़ा बहुत दिखा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं दिखा, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ। तो इंडिया लगभग हम कह सकते हैं कि सेफ रहा, मतलब सेफ जोन में रहा। इंडिया की जो कंडीशन जो थी वो बिल्कुल सेफ जोन में थी, इंडिया बच गया। लेकिन ये जो कंट्रीज थी, थाईलैंड स्पेशली, वियतनाम, और आज भी वहाँ कंडीशन बहुत सही नहीं है, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन साउथ कोरिया अफेक्ट हो गया था, जापान अफेक्ट हो गया था। इसी रीजन से G20 का स्टार्टिंग होता है, यहीं से G20 की बात शुरू होती है। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि G20 क्या है। ये एक मैप है जो सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया कंट्रीज को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने आपको दिखा दिया है, आप थोड़ा ध्यान से एक बार देख लो। वो वर्ल्ड लेवल का मैप था, ये सिर्फ साउथ ईस्ट कंट्री का मैप है। देखो ये इंडिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, इंडिया के जस्ट बगल में थाईलैंड, ये थाईलैंड है। इसके पास जो देश अफेक्ट हुआ, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ये इतना बड़ा इंडोनेशिया, ये सब अफेक्ट हुआ यहाँ तक। और साथ में इसका एक दो भाई बंधु भी थे थाईलैंड के अलावा, वियतनाम, ये जो देश है, ये ताइवान, थोड़ा सा हांगकांग पे असर पड़ा। हांगकांग पे तो बहुत अच्छा खासा असर पड़ गया उस टाइम पे। तो इस तरीके से होता है। अभी हम आपको ये बात नहीं, मैं ये बताने वाले नहीं हूँ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा बस हम समझते चलते हैं, इस टॉपिक को आगे देखते हैं। अगले किसी वीडियो में मैं बता दूंगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा था 5 मिनट पहले, मैं बोल रहा था कि G20 के अंदर में, अभी मैंने आपसे बताया कि G20 के अंदर में टोटल मिलाकर 90 कंट्रीज है, और एक क्या है, 1 यूनियन है। मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले, वो यूरोपियन यूनियन के बारे में मैंने बात किया है। यही है वो यूरोपियन यूनियन, यही है वो यूनियन के बारे में बात कर रहा हूँ। इन सबको मिलाकर यूरोपियन यूनियन बनाया गया था। ये यूरोपियन यूनियन का ये सारे मेंबर्स थे। देखो यहाँ तक आप ये देखो, ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ से देखिए, यूरोपियन यूनियंस 2013 में, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा होगा, ये कलर जो दिख रहा होगा आपको, इस कलर से आप मैच कीजिए। इसमें कौन कौन सा कंट्री आ सकता है, यूनाइटेड किंगडम, अभी तो यूके वैसे भी बाहर हो गया है, अब यूके का तो मतलब ही खत्म हो गया हमारे पास।
बार्सिलोना, म्यूनिक, ये सब यूनाइटेड ये यूरोपियन यूनियन के पार्ट हो गए हैं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ये बाल्टिक सी का जो एरिया है, ये सब एरिया भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो गया है। तो ये सभी ये यूनियंस मिलकर एक अलग संघ बनाते हैं। यूरोपियन यूनियन का एक संघ है। जैसे एशियान एक एशियान ग्रुप है, एशियान ग्रुप, वैसे ये यूरोपियन का ग्रुप है। ठीक है, इसको समझना बस आपको, इसलिए मैं मैप के थ्रू समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये यूरोपियन यूनियन है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कितने टोटल ग्रुप कंट्री होते हैं, तो 19 कंट्री होते हैं, 90 कंट्री होते हैं, और उसके साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन होता है, जो यही यूनियन है। ये सारे देश को मिलाकर एक यूरोपियन यूनियन बनाया गया। चलो यहां तक समझ में अगर आपको आ चुका है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक से इस बात को क्लियर समझते हैं। बेसिक फाइनल अब जगह पे आते हैं कि G20 स्टार्ट कैसे हो गया, आगे हम बात करते हैं। G20 का जो फॉर्मेशन है वो 1999 में हुआ था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 1999 में G20 का फॉर्मेशन हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, और इसी चीज को ठीक करने के लिए G20 का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। इसमें क्या होता था, बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो, और इन लोगों का काम क्या होता था कि ग्लोबली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू पर डिस्कशन करना। देखिए, मैं बात को समझने की कोशिश कीजिए। तब हम लोगों को अच्छे से पता है कि जो मैटर था वो कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड था, पैसे का क्राइसिस हुआ था। तो यहाँ पे कोई और मिनिस्टर तो बिल्कुल नहीं आएगा। बैंक नीलाम हो गया था, बैंक की दिवालिया लग गई थी, बैंक की हालत खराब हो गई थी, तो बैंक तो रहेंगे ही। तो ये G20 का मतलब ये हुआ कि जितने भी देश इस G20 से जुड़े हुए हैं, वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जो वित्त मंत्री होंगे, और जो वहां का जो सेंट्रल बैंक होगा, सेंट्रल बैंक, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन होता है, आरबीआई होता है, सेंट्रल मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वहां का गवर्नर। तो हर एक देश का वो गवर्नर, जो उस देश का सेंट्रल या रिजर्व बैंक, जो भी उस देश का नाम होगा बैंक का, वहां का जो हेड होगा वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और वो आपस में इस पर डिस्कशन करेंगे। 1999 तक तो यही चल रहा था। 1999 की जब कंडीशन जब स्टार्ट हुई तो यही चीजें चलती आ रही थी। लेकिन जब 2009 का सबमिट हुआ लंदन का, तो आप ये कहोगे सर आपने डायरेक्ट 1999 से 2009 पर आप लेकर आ रहे हैं, इसके पीछे भी कारण समझिए। पहले जो क्राइसिस हुआ वो एशिया में क्राइसिस हुआ 1997 में, लेकिन एक और भी ट्रेजिडी इस बीच में हुई, उसको कहते हैं 2008 ग्लोबल क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस 2008 का ग्लोबल क्राइसिस। इसमें ये जितने अच्छे वाले देश दिख रहे हैं ना आपको, कनाडा, फ्रांस, इसमें जो अच्छे यूएस, यूरोपियन यूनियन, इनकी भी हालत खराब गई। ग्लोबल क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस फिर दोबारा हुआ 10 साल के बाद। तो इन लोगों को फाइनली फील हो गया था कि भाई ऐसा है कि वो जो छोटे छोटे जो देश है, थाईलैंड और मलेशिया और वियतनाम और ये जो देश हैं, इंडोनेशिया, वो रो रहे थे, गलत नहीं रो रहे थे, बिल्कुल सही तरीके से उनको प्रॉब्लम थी। जब ये सारी प्रॉब्लम इनको फील होना शुरू हुआ, ये बड़े बड़े कंट्रीज को जब फील होना शुरू हुआ, तब इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब हमें इस मंच को, इस लेवल को और हाई लेवल पे लेके जाना होगा। ये जो कंडीशंस को और हाई लेवल पे लेके जाना होगा। तो 2009 से कुछ ठीक है, देखिए यहां से समझते हैं। तो 2009 से क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ, 2009 की अगर हम बात करें तो 2009 से क्या कह रहा है ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2009 से क्या हो रहा है, 2009 से क्या होना शुरू हो गया, 2009 के केसेस में क्या होने लगा। ये जो 2009 की हम बात कर रहे हैं, 2009 की बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या हो गया कि यहाँ से लंदन में एक सबमिट हुआ था, और लंदन के सबमिट से इस बात को फाइनल अप्रूवल मिल गया कि अब जो है G20 की जरूरत सिर्फ और सिर्फ इन कुछ छोटे कंट्रीज को नहीं है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पे इसकी जरूरत है। और आज के डेट में अगर मैं आपसे बोलूं तो 85% पूरे जीडीपी का
आज के समय बात करूं पूरे जीडीपी का 85% एरिया, ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की जीडीपी का 85% जो पार्ट है वो इन्हीं देशों से बिलोंग करता है। और ये सारे देश के लोग इंडिया में आ रहे हैं सिर्फ समिट को अटेंड करने के लिए, सिवाय 2-3 लोगों को छोड़कर। चाइना के जिनपिंग ने मना कर दिया आने से, पाकिस्तान ने मना कर दिया, चाइना ने बोल दिया कि हिमालय टेरिटोरीज पे प्रॉब्लम है, जब तक आप वो मसला सुलझाएंगे नहीं, हिमालय का मैटर नहीं सुलझाएंगे, तब तक हम इसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल दिया। और पाकिस्तान तो वैसे भी कभी इंडिया आने के बारे में सोच ही नहीं सकता, उसका अलग ही उसका मसला चलता है, उसका अलग ही लड़ाई झगड़ा चलता है, वो सुनेगा ही नहीं, वो उसका अलग लेवल पे बात हो रहा है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, मुझे मतलब नहीं है वो G20। तो ये पाकिस्तान और चाइना ने डिस्प्यूट अपना बनाए रखा है वैसे का वैसे ही। लेकिन इंडिया का अच्छा मौका है, इसी बीच में वो पाकिस्तान और चाइना दोनों को घेर सकता है, कवर कर सकता है, इसी मुद्दे को वर्ल्ड लेवल पे उठाया जा सकता है। चलिए आगे इस बात को समझते हैं। और देखो 2/3 का मतलब क्या होता है? 66%। 2/3 जो है ना, 2/3 ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 2/3 जो कंट्रीज है वो सब के सब यहीं पे हैं G20 में। तो हम कह सकते हैं G20 बहुत ही पावरफुल और बहुत ज्यादा पावरफुल एक ग्रुप है। आगे बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। सिंस 1999 जहां बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, यहां से तो स्टार्ट हो गया था हमारा G20 का काम करना। और 2009 से इसने खुद को क्या कर लिया, एक डिक्लेयर कर लिया कि हम क्या है, इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए एक हम इंटरनेशनल बॉडी हैं। ये क्या किया इन्होंने, खुद का एक प्रीमियर बना लिया। और 2011 आते आते, 2011 बहुत ध्यान से समझना, 2011 आते आते इसने कह दिया था, देखो आपको मैं एक बात क्लियर पहले समझा दूं कि इसका कहीं पे कोई ऑफिस नहीं है, G20 का कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, इसका प्रेसिडेंट कोई नहीं है इस टाइम पे। जब जब जिस देश के पास इसकी प्रेसिडेंसी आती है, वही देश उस साल के लिए उसका प्रेसिडेंट होता है, वही देश के लोग जो वहां के जो एम्प्लॉय हैं वही इनको पूरा G20 को संभालते हैं। आप कह सकते हैं ये वो बच्चा है जो कि हर साल किसी ना किसी दूसरे माँ की गोद में पहुंच जाता है, इसका खुद का कोई वजूद नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता आगे चला जाएगा। अभी ये इंडिया के गोद में है, इंडिया उसकी माँ बनी हुई है, अगले साल 2024 में ब्राजील के पास चला जाएगा, 2022 में इंडोनेशिया के पास था, ऐसे धीरे धीरे आगे चला जाएगा। फिर कुछ दिन बाद रोटेट होकर फिर 20 देशों का फिर इंडिया के पास आ जाएगा, कुछ 20-22 साल घूमते फिरते फिर बड़ा होकर फिर इंडिया के पास चला आएगा। तो ये इसका कोई सेक्रेटरी नहीं, इसका कोई सचिवालय नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। इसमें काम करने वाले लोग वो लोग होते हैं जो जिस देश में उसकी प्रेसिडेंसी सिर्फ उसको मिलती है। आगे हम बात करेंगे, तो इस चीज को आप पहले यहां से समझते चलो। 85% ग्लोबल जीडीपी के लोग में इंक्लूड हो रहे थे, 2/3 यहाँ पे थे। इसी चीज को हम आगे नेक्स्ट में आके बात करते हैं। आगे बात करने से पहले दो बात और हमें समझना बहुत जरूरी था। G20 जो है वो G7 का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, इस बात को समझ लो। G20 जो है वो G7 का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब है पहले G7 ही था, जिसमें बड़े बड़े कंट्रीज थे, बहुत पावरफुल कंट्रीज थे, नेशन थे, डेवलप्ड नेशन थे। उसी को आगे जाके क्या किया गया, देखो G7 में क्या दिख रहा है आपको, G7 में क्या क्या कौन से कंट्रीज दिख रहे हैं आपको, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान, ये लोग के कौन से थे, G7 में थे। और जब G20 को बढ़ाया गया तो उसमें क्या दिया गया कि G7 के ही लोगों की जो मीटिंग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर की मीटिंग होगी इसमें। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद से 1997 में जब ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आए तो इन्होंने कहा कि इस मीटिंग को जो सेंट्रल लेवल है, इससे मेन जो मकसद इनका जो होना चाहिए वो इससे रिलेटेड होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी होना चाहिए। मैं आपको एक बात क्लियर समझा दूं, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। किसी देश में इकोनॉमी हाई भी हो सकता है, रिसेशन भी आ सकता है, बूम भी हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए ही G20 को बनाया गया था। 1999 में 1999 में G20 को बनाया गया था। उससे पहले G7 ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन G7 में से बड़े कंट्रीज के लोग थे, बड़े देश थे उसमें इंक्लूडेड थे, जैसे यूएस, यूके, जापान वगैरह थे कंट्रीज थे। और जब G20 जब बनाया गया तो इसमें क्या हुआ, वो सारे देश को ला दिया गया, स्पेशली साउथ ईस्ट कंट्री के सारे देश ला दिए, जो छोटे छोटे देश है, जैसे थाईलैंड हो गए, जैसे ये जो हमारे पास इंडिया हो गया। अभी भी बहुत सारे देश है जो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका नहीं है, अभी नेपाल नहीं है, अभी बहुत सारे छोटे छोटे देश नहीं है G20 में, जो हो सकता है आने वाले समय में इंक्लूड हो जाए और G20 का नाम बढ़ के G30 भी हो सकता है। यहां तक क्लियर हो रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां से समझते चलो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये सभी कंट्री
ये जितनी कंट्रीज आप देख रहे हो, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, मेक्सिको, जापान, यूके, यूएसए, टर्की, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, सऊदी अरब, इंडिया, इंडोनेशिया, ये सब लोग G20 का पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैंने आपसे पहले पूछा कि वेयर इज द G20 हेडक्वार्टर, G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो अगर आज के टाइम में मैं बात करूं, अभी के बारे में बात करूं, तो G20 का हेडक्वार्टर किसके पास रहेगा? बताओ आप लोग। इंडिया के पास है। इससे पहले किसके पास था? इंडोनेशिया के पास था। अगले साल किसके पास जाएगा? अगले साल ये बच्चा किसके पास पहुंच जाएगा? ये खेलते कूदते किसके पास पहुंच जाएगा? ब्राजील के पास पहुंच जाएगा। इससे पहले किसके साथ था? अगर इंडोनेशिया से पहले बात करें तो इटली के पास था। इटली से इंडोनेशिया आया, इंडोनेशिया से यहाँ इंडिया गया, अब इंडिया से फिर किसके पास जाएगा? ब्राजील के पास जाएगा। तो इसका कोई अपना खुद का हेडक्वार्टर नहीं है, इसका कोई खुद का एक कह सकते हैं कोई ऐसा जोन नहीं जहां भी खुद, हालांकि ये एक डिमांड की जा रही है बार बार, जैसे आईएलओ का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, बाकी देश इसका भी हेडक्वार्टर है, तो ये बात की जा रही है कि किसी भी तरीके से इसका भी हेडक्वार्टर बनाना चाहिए। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे देश इंपॉर्टेंट हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस। यूरोपियन यूनियन कोई देश नहीं होता, ये एक यूनियन है, इसको आप साइड में रखिएगा। फ्रांस, रशिया, मेक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, जर्मनी, सऊदी अरब भी आ चुका है, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट। अब आपके माइंड में आएगा सर और भी तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? तो बेसिकली उनको इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। जैसे कह सकते हैं ना कि ये लोग तो छोटे छोटे अपने अपने काम पे आगे लग के चले गए, जो गेस्ट कंट्री में भी बुलाया जाता है। हम आगे बात करेंगे अभी कि वो गेस्ट कंट्रीज कौन होते हैं और क्यों होते हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। सबसे पहले एक प्राउड फील वाली बात आप लोगों को बता दूं, दिल्ली के प्रगति मैदान का ये फोटो है। ये दिल्ली के प्रगति मैदान का एक पिक है। आप लोग को देखकर बहुत प्राउड फील होगा कि आजादी के 75वें साल के बाद दिल्ली का प्रगति मैदान आज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। दिल्ली का प्रगति मैदान कुछ इस तरीके से दिख रहा है और यहाँ पे वर्ल्ड के कह सकते हैं कि टॉप पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सबमिट उनका कंप्लीट होगा। देखो ये है हमारा भारत, बदलता हुआ भारत कैसा हो गया। अगर हम आज से 70 साल पहले अगर प्रगति मैदान के बारे में बात कर रहे हैं, आज ये प्रगति मैदान के बारे में बात कर, देख रहे हैं आप कैसा लग रहा है, ये कितना ज्यादा विकास, डेवलपमेंट। मैं किसी सरकार, किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, बट ये एक इसको कह सकते हैं इंडिया अब डेवलपिंग से बढ़ते हुए डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राउड फील वाली बात है कि इंडिया G20 के 20 देशों को यहाँ पे बुला के रख रहा है। जिस देश को अंग्रेजों ने कहा था कि ये भूखे नंगों का देश है, आज वो देश 20 कंट्री को अपने पास बुला रहा है, रख रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। और अगर आप न्यूज देखते होगे तो इसी के ऊपर हेलीकॉप्टर भी लैंड हो रहा है और यहीं से डायरेक्ट पॉलिटिशियन अंदर जा रहे हैं, न्यूज में दिखा रहा था। आगे बात करते हैं। इंडिया के पास जो प्रेसिडेंसीशिप है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, वो प्रेसिडेंसीशिप सिर्फ 1 साल के लिए होता है। देखिए प्रेसिडेंसीशिप का एक रूल होता है, अभी हम आगे वाले स्लाइड में बात करेंगे आपसे क्यों होता है, कैसे होता है। इंडिया के पास जो प्रेसिडेंसीशिप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक है। 1 दिसंबर से प्रेसिडेंसीशिप चलेगा और 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। मतलब इंडिया के पास ये जो G20 नाम का एक बच्चा है, जो छोटा सा चाइल्ड है, वो आया है कितने दिनों के लिए? सिर्फ 1 साल के लिए। इंडिया घुमा रहा है इसको हर जगह पे, पहले कश्मीर में घुमाया, फिर बंगाल में भी घुमाया, उड़ीसा में घुमा, तमिलनाडु में करा, लगभग इंडिया के बहुत सारे स्टेट में इसकी मीटिंग हुई और उसका एजेंडा प्रिपेयर हुआ। आगे मैं बात करूंगा कि क्या होता है, मीटिंग कैसे होती है, क्यों होती है। आप फिलहाल इस बात को समझिए कि 1 साल के लिए, सिर्फ 1 ईयर के लिए इंडिया के पास क्या है, सिर्फ 1 ईयर के लिए क्या है इंडिया के पास, इसकी प्रेसिडेंसीशिप है। पता नहीं अब कितने साल के बाद आएगा, ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन यही वो सबमिट वेन्यू है जहां पर सबमिट, ये जो G20 का सबमिट होना है वो होने वाला है। देखो सिर्फ 1 साल के लिए प्रेसिडेंसीशिप है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने मोबाइल या लैपटॉप से। आगे कंटिन्यू करते हैं इस बात से, सबको समझ में आ रहा होगा। अब फाइनली, क्योंकि अभी हमने इसका हिस्ट्री वगैरह देख लिया था अच्छे से, तो अब हम फाइनली उस जगह पे पहुंच गए हैं जो हमें बहुत ज्यादा गर्व फील करवाएगा, प्राउड फील करवाएगा कि हमारा देश इस पोजीशन पे आज पहुंच चुका है, जहां पे पहुंचने के लिए गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। देश को विश्व मंच पे पहुंचाने का बहुत बड़ा उनके बड़ा योगदान रहा है। देखिएगा आप यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है भारत। भारत जो लिखा हुआ है,
वो देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है पहले, और इंडिया लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राउड फील कराएगा आपको। ये जो आपको इसका जो लोगो दिख रहा है वो किसका लोगो है? लोटस का। और हम सबको पता है कि इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो कमल है, लोटस है। और इसके अंदर आप देख रहे हो केसरिया रंग भी डाला गया हुआ है और हरा रंग भी डाला गया हुआ है और बीच बीच में सफेद रंग भी डाला गया है जो हमारे झंडे का प्रतीक है। इंडियन फ्लैग का ये को डेमोस्ट्रेट किया जा रहा है यहाँ से। आप ये भी देखिए केसरिया रंग भी है जिसको हम सैफरॉन भी कहते हैं, नीचे ग्रीन कलर है और बीच में क्या है? व्हाइट है। ये झंडे को भी, हमारे देश के फ्लैग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लोगो बहुत ही शानदार बनाया गया है, बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। इसमें इंडिया की संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है। एक तो इंडिया के नेशनल फ्लावर को दिखा दिया गया, लोटस को दिखाया गया, साथ साथ ये देवनागरी भाषा को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, इंग्लिश भी दिखाने की कोशिश की गई है। और ये जो इसमें हमारे देश का जो फ्लैग का जो यूटिलाइज किया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ बताने की कोशिश की गई है। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप भी प्राउड फील कर रहे होंगे कि आज हमारा देश आजादी के 75वें साल में अमृत काल के अवसर पे कहां से कहां पहुंच गया है। बहुत जल्द मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, ऐसे ही इसी तरीके के रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसी स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम आते हैं, बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था, ये हमारे देश का, ये हमारे G20 का लोगो है। इसी लोगो में एक थीम भी जुड़ गया, उस थीम का नाम है वसुधैव कुटुंबकम। क्या लिखा है? वसुधैव कुटुंबकम। और नीचे वो थीम है, शायद आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां आप ध्यान से देखो, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पहले ये समझ लो कि वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है। बहुत लोगों को नहीं पता है, यहां तक कि बहुत सारे प्रोफेसर और टीचर को भी ठीक से नहीं पता होता है कि वसुधैव कुटुंबकम क्या है। ये एक संस्कृत से लिया हुआ वर्ड है। वसुधैव मतलब कि पूरा पृथ्वी, और कुटुंब मतलब परिवार। कुटुंब का मतलब होता है परिवार। तो इंडिया में बेसिकली इंडिया के लोग क्या मानते हैं कि जो भी पृथ्वी पे जितने लोग होते हैं वो मानव जाति के ही परिवार हैं, वो कोई बाहर से आए हुए नहीं है। और हमें एक दूसरे से जाति, रंग, भेदभाव और देश के अकॉर्डिंग बाहर निकलते हुए हमें हर इंसानियत की वैल्यू करनी चाहिए। इसी बात को यहाँ लिखा हुआ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक ही दिशा में काम करना। वो दिशा क्या हो सकता है? पृथ्वी को बचाना। अभी कोरोना आया था, कोविड आया था, सब लोगों ने देखा होगा कि कोविड में कैसी कंडीशन थी। पूरा देश एकजुट हो चुका था, एकजुट में ये बात कर रहा था कि हमें मानवता को बचाना है, हमें इंसानियत को बचाना है। सब लोग इसी चक्कर में लगे थे। और वही बात आज हमारे देश में जो G20 का जो लोगो बनाया गया उसको ध्यान में रख के बनाया गया, और जो थीम बनाया गया उसी को ध्यान में रखते बनाया हुआ। अभी हम बात करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है। पहले आप ये समझ जाओ, शायद आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी में कभी भी अगर ये वर्ड दोबारा आएगा कि वसुधैव क्या होता है, आप कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। ये है वसुधैव, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है वसुधैव कुटुंबकम? एक संस्कृत से लिया हुआ वर्ड है जिसका नाम है जिसको हम कहते हैं द वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरी दुनिया एक परिवार में है। और इस डायग्राम को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, इस डायग्राम को आप देखेंगे, इस पिक को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो ये बीच में हमारा पृथ्वी है और चारों तरफ यहाँ कोई दिख रहा है क्या? कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से होगा, कोई अमेरिका से होगा, कोई कनाडा से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश में सिर्फ इंसानियत है। सभी लोग, व्यक्तित्व जितने दिखाई दे रहे हैं सब लोग क्या इंसान है, और इनका सबका काम है कि अपने पृथ्वी को क्या करना? बचाना। ग्रीन कलर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंट पे फोकस होकर काम करना चाहिए। तो इसी को कहते हैं वसुधैव। ये पृथ्वी हमारा परिवार है और यही हमारा थीम है। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? थोड़ा सा हो सकता है कि पिक थोड़ा सा ब्लर हो, थोड़ा सा हो सकता है पिक आपको ब्लर हो, लेकिन आप देखिए इसको। इसके पहले वाले स्लाइड में यहां पे मैंने लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न है और इसका अर्थ है पृथ्वी ही हमारा परिवार है। बहुत सारे लोग नहीं मानते इस बात को,
लोग मानते हैं कि हमारा घर ही हमारा परिवार है, हम 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं और उसी कमरे में रहने वाले लोग ही हमारा परिवार है। लेकिन हमें इस सोच से बहुत बाहर निकलना पड़ेगा। इंडिया इसी बात का मैसेज दे रहा है, वर्ल्ड लेवल पे मैसेज दे रहा है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा परिवार सिर्फ हम जहाँ रहते हैं वही है, हमारा पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार है, पूरी पृथ्वी को ही हमें अपना परिवार मान के चलना होगा। एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है पृथ्वी ही हमारा परिवार है, पूरी पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को हमें अपना मान के चलना होगा। ना ही इंसान के अलावा प्रकृति को भी, जीव जंतु को ही, जानवर को भी, और जितने पेड़ पौधे सबको अपना परिवार मान के चलना पड़ेगा, तभी जाके हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल है। हम कंटिन्यूस पृथ्वी को बचाए रख सकते हैं। आगे अब इसी चीज को आगे हम देखते हैं। ये दिख रहा है आपको, सभी लोग मिलकर खड़े हैं और बीच में क्या है, वर्ल्ड का मैप है, पूरे वर्ल्ड का क्या है, मैप है। यहां मान लो यहां मान लो क्या है, ये इंडिया, यहाँ क्या इंडिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ इसके आसपास में जितने साउथ ईस्ट कंट्री थे, ये रशिया, मंगोलिया, चाइना, नेपाल, सब यहीं पे तो है, सब सारे के सारे। अभी सब लोग मिलकर किसको बचा रहा है, पृथ्वी को बचाने के बारे में बात हो रही, अर्थ को, क्योंकि हम मान रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरा पृथ्वी ही हमारा एक परिवार है। इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं। आज आपको समझ में आ जाएगा कि वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है। बहुत कंफ्यूजन होता था लोगों को कि सर ये वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है, आज मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत ध्यान से समझना। देखो जो G20 है ना, बेसिकली वो दो चीजों पे काम करता है, दो लेवल पे काम करता है, दो लेवल पे काम करता है, समझिएगा। एक तो वो लेवल जो फाइनेंस के बारे में बात करता है, फाइनेंशियल लेवल, हम कह सकते हैं ट्रैक ऑफ फाइनेंशियल, फाइनेंस मतलब वित्त के बारे में, पैसे के बारे में बात करता है। क्योंकि हम सब जान चुके हैं कि G20 को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, वो था पैसा। क्योंकि अगर ना तो कभी थाईलैंड में क्राइसिस आता, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती, ना उनकी पैसे का कंडीशन डाउन होता, उनकी पैसे की वैल्यू गिरती, ना वहाँ रोजगार में ऐसे गिरावट आता, ना वहाँ दंगे फसाद और राइट्स होते, ना कभी G20 बनता। तो आप यहाँ से इस बात को लेकर समझते हुए चलो कि जो G20 का जो पूरा मैटर है ना, वो सिर्फ दो ट्रैक पे काम करता है। एक ट्रैक को हम कहते हैं शेरपा ट्रैक, शेरपा, और एक ट्रैक को कहते हैं फाइनेंस ट्रैक। अब यही बात बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये शेरपा क्या है और ये फाइनेंस ट्रैक क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, शेरपा एक नेपाली वर्ड है, नेपाल का वर्ड है, जिसको हम नेपाली लैंग्वेज में कह सकते हैं गाइड। एक नेपाल का एक बंदा है, ये गाइड है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत सारा बैग रखा हुआ है, ट्रॉली वगैरह रखा हुआ है। जो नेपाल में जो हम घूमने जाते हैं, बेसिकली एवरेस्ट वगैरह जब हम चढ़ने जाते हैं, एवरेस्ट की तरफ जाते हैं, तो जो वहां पे जो वहां के लोकल गाइड होते हैं उनको हम कहते हैं शेरपा। क्या कहते हैं, शेरपा। इसका काम क्या होता है, इन गाइड का काम होता है रास्ता दिखाना। रास्ता किसको दिखाना, जो टूरिस्ट आए हुए उनको रास्ता दिखाना। तो आप कहोगे सर यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है, शेरपा का क्या मतलब है। तो शेरपा भी G20 को रास्ता दिखाता है। इस शेरपा वर्ड को लिया ही गया है इस इन गाइड से, नेपाल से लिया गया। ये आपको दिख रहा है, ये नेपाल, ये माउंटेन्स दिख रहे हैं। अब ये शेरपा क्या करेगा, पहाड़ पे चढ़ते 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 माउंटेन पे यहाँ पीक तक पहुंचेगा और अपने पीछे लेके आए हुए सभी लोगों का सामान और उनको रास्ता दिखाते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। G20 भी क्या है, इतने दिनों से चलते आ रहा है। अगर शेरपा नहीं होता तो नहीं आता। अब हम बात करेंगे कि शेरपा होता क्या है, कैसे होता है। इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया कि शेरपा का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाले इंसान को शेरपा कहते हैं, नेपाली शब्द में कहते हैं। फाइनेंस ट्रैक जो होता है उसमें दो लोग होते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा, जिस कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, जैसे इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, वो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर है, वो वहां पे सपोर्ट करेंगी। और जो सेकंड जो होगा वो वहां का सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होगा वो करेगा। क्योंकि सारा मैटर तो पैसे का ही है। अगर पैसा का नुकसान नहीं हुआ होता तो G20 कभी बनता ही नहीं। अगर आर्थिक स्थिति सही होती तो G20 बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ ठीक रहता। तो मेन कौन करेगा, फाइनेंस ट्रैक में कौन लीड करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर लीड करेगा। कौन करेगा, फाइनेंस, कौन करेगा लीड, कौन करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर लीड करेगा। और कौन लीड करेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर उस देश का जो सेंट्रल बैंक होगा या उस देश का जो रिजर्व बैंक होगा, वन जो बैंक होगा, वहां का जो गवर्नर होगा, उसी के पास ये पावर मिलेगा फाइनेंस ट्रैक को समझने का। और दूसरा आता है शेरपास। ये शेरपास कौन है, अभी करंट टाइम में अगर हम बात करें तो इंडिया के एक, आप सबको पता होगा, नीति आयोग एक वर्ड होता है, नीति आयोग। नीति आयोग के जो पूर्व CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, अमिताभ कांत, उनको शेरपा बनाया गया है।
इनका मेन काम क्या होता है कि पूरे इंडिया में एक साल तक, जब तक G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, जो अलग अलग शहरों में जो डिस्कशन हो रहा है, टूरिज्म पे डिस्कशन हो रहा है, आतंकवाद पे डिस्कशन हो रहा है, टेररिस्ट पे और बहुत सारे मैटर पे, पॉल्यूशन पे, ग्लोबलाइजेशन पे जो डिस्कशन हो रहा है, उन पे नजर बना के रखना, उनको दिशा देना, उनको डायरेक्शन देना कि गलत तरीके से कोई काम तो नहीं हो रहा, और मॉनिटरिंग करते रहना। तो अमिताभ कांत एक बहुत ही कंपिटेंट पर्सन है, वो कई साल से नीति आयोग के सीईओ बनाए गए थे और वो अभी कुछ समय पहले उनको हटाया गया उनकी पोजीशन से और उनको शेरपा बना दिया गया है। तो उनका काम क्या है, देख रेख करना। अब ये क्या करता है, जितने पूरे साल, देखो मैंने लिखा है ना, पूरे साल, कोर्स ऑफ द ईयर, पूरे साल जब तक उस देश में चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है उनका G20 का, जब तक ये जब तक ही जब तक कि G20 का प्रोग्राम चल रहा है, तब तक ये शेरपा क्या करता है, पूरे साल क्या करता है, एजेंडा तैयार करता है, डिस्कशन करता है, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है और G20 को अच्छा और बेहतर ढंग से इस पूरे कार्यक्रम को बनाने की कोशिश करता है। इसका काम क्या होता है, नेगोशिएशन भी करना होता है। हर देश का एक शेरपा होगा, हर देश, जितने G20 के जितने भी 19 देश होंगे और यूरोपियन यूनियन होंगे, उसका भी शेरपा होगा। हर देश के शेरपास को यहाँ भेजा जाएगा, वो उसको क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। और जब ये जो हमारा जब G20 इस साल जब 31 नवंबर को हमारा देश छोड़ के ब्राजील के पास चला जाएगा, तो इंडिया का शेरपा फिर वहां पे जाके काम करेगा और वहां फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के तो जाएंगे ही जाएंगे और इंडिया का रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो तो ऑलरेडी जाएगा वहां पे। तो ये इस तरीके से क्या होता है, ये G20 क्या करता है, वर्क करता है अपना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में लेके जाना चाहते हैं आपको, जिससे कि क्लैरिटी और अच्छे से आ जाए कि जो जो सर G20 हमारे देश में आया है, इससे पहले किस देश के पास था। आप देख सकते हो कि ये इंडोनेशिया से, आप देख सकते हो ये इंडोनेशिया से किसके तरफ आ रहा है, इंडिया की तरफ आ रहा है। 2022 में कहां था, इंडोनेशिया में। 2023 में कहां है बताइए आप लोग, 2023 में आ गया, कहां से कहां आ गया, ये इंडिया में आ गया, नरेंद्र मोदी के हाथों में आ गया। अब देखो ये कितने सारे, देखो यहाँ इनका बोर्ड भी लगा हुआ है इंडोनेशिया का, कितना प्राउडफुल मूवमेंट हो सकता है ये, आप समझने की कोशिश करो कि कहां से कहां आ रहा है। G20 कहां पे था और कहां से देखिए कहां आ रहा है, इंडोनेशिया से कहां आ गया, इंडिया के पास आ गया। इसी बात को हम पूरे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन प्रेसिडेंसीज कहां से कब से स्टार्ट हुआ, एक देखिए किसी भी देश में प्रेसिडेंसी अगर बनेगा G20 का, तो हमेशा 1 दिसंबर को ही बनेगा, हमेशा दिसंबर में ही, 1 दिसंबर से ही उसकी प्रेसिडेंसी सिर्फ स्टार्ट होगी और ये जब स्टार्ट होगी तो पूरी 1 साल चलेगी। वो अलग बात है कि हम लास्ट सबमिट कब कराते, तो इन्होंने क्या किया है, वो सबमिट को थोड़ा लेट कराया था, 15 से 16 नवंबर को कराया था। हमारे देश में वो सबमिट अभी रिसेंटली हो जाएगा, सितंबर में ही कंप्लीट हो जाएगा और वाइंड अप करके हम लोग अपने उसको आगे ब्राजील को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, 15 से 16 नवंबर को कराया था। लेकिन कभी भी आप कराइए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 30 तारीख से पहले पहले, नवंबर के लास्ट से पहले पहले आपको खत्म करना है, क्योंकि 1 दिसंबर को वो किसी और के गोद में पहुंच जाएगा, किसी और के झोले में वो गिर जाएगा जाके G20। आपको उससे पहले पहले G20 को क्या करना पड़ेगा, खत्म कराना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे क्या, प्रेसिडेंसीज क्या होता है, हमेशा ट्रांसफर होते रहता है एक देश से दूसरे देश में। तो अभी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो थे, जोको विडोडो इनका नाम था, जोको विडोडो इनका जो नाम था, इन्होंने किसको प्रेसिडेंसी सिर्फ दे दिया, नरेंद्र मोदी को दे दिया। और किस सबमिट में दिया, बाली सबमिट में दिया। सबको आप लोगों को पता है कि बाली जो शहर है वो इंडोनेशिया में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो आप इस को समझिए, बाली जो सबमिट है, बाली सबमिट के ड्यूरेशन में ही इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंसी सब इनको दे दिया। इनके पास एक तरीके का ये सिंबल होता है, जिसको हम लोग देखा ना कोर्ट में ऑर्डर करते हैं, वही वाला सिंबल है ये सबके पास आगे पीछे ट्रांसफर होते चला जाता है। ये सिंबल है कि अब इनके पास G20 आ गया, मोदी जी के पास G20 आ चुका है। मोदी जी के पास तो नहीं कह सकते हैं, एक्चुअली इंडिया के पास G20 आ गया। सरकार तो खैर किसी की भी हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, बीजेपी की हो सकती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो G20 का जो कार्यकाल है, जो ड्यूरेशन है किसी भी कंट्री के पास, वो 1 साल का होता है। 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है और खत्म कब होगा, वो जाके 31 तारीख तक या 31 तारीख तक, जो भी उनका नवंबर का जो लास्ट मंथ होगा वो उस तारीख को खत्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि ये किस देश से आया है, इंडोनेशिया से आया है। अब इंडिया क्या करेगा, जैसे क्लोजिंग करेगा, सबमिट करेगा, वो आगे किसको ट्रांसफर कर देगा, ब्राजील को कर देगा। अभी हम आगे जाके बात करते हैं कैसे वो ट्रांसफर होता है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, इस पर थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा समझने में आपको भी टाइम लगेगा, कि शुरू से बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, ग्रुप 1,
ये अलग अलग देखो ग्रुप्स बनाए गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4 और 5। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि जो ग्रुप 3 है, इस ग्रुप 3 में सिर्फ 3 देशों को रखा गया है। तो आप कह सकते हो सर 20 देशों का G2 होता है तो सब में 4-4 होता, तब तो जाके 20 होता। अगर सब में 4-4 होते तो जाके 20 देश होता। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि यूरोपियन यूनियन को देश मत मानना, वो देश में काउंट नहीं होगा। इसलिए टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। इसीलिए इस ग्रुप से यूरोपियन यूनियन को हटा दिया गया और इस ग्रुप में से 3 लोगों को रखा गया। अब क्या होता है, आप ये कहोगे कि इंडिया ने अपने पावर से इसको जीत लिया है और G20 को अपने पास रख लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हम बात कर रहे हैं। देखो यहां आप देखो, सबसे पहले यहां से करो ग्रुप, जिस भी देश में को, जिस भी ग्रुप में जिस देश को प्रेसिडेंसीशिप मिलेगा उसके बाद उसके बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। ये इनका प्रोसेस है। तो अभी इंडोनेशिया को मिला, इंडोनेशिया से मूव किसकी तरफ हुआ है, इंडिया की तरफ। अब आप कहोगे सर इसको क्यों छोड़ दिया गया, यहां पे क्यों नहीं गया? इसके पीछे भी एक रीजन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा देश या वो पार्टिकुलर देश उस प्रोग्राम को कराने के लिए उस टाइम पर सक्षम नहीं है, उस टाइम में इलेक्शन का टाइम है। जैसे कि इंडिया ने बोला था 2 साल पहले इटली को कि हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, अमृतकाल अवसर मनाया जा रहा है, आप हमें दे दीजिए। लेकिन इटली ने कहा सर अभी तो मैं आपको नहीं दे सकता, आप प्लीज हमें दे दीजिए, रहने दीजिए हमारे पास। फिर जब वक्त आया कोरोना के टाइम में तो इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हमारा देश बहुत बड़ा है, इस समय हम G20 कराने की कंडीशन में नहीं है। और फिर जब तो किसके पास चला गया, इंडोनेशिया के पास चला गया। लेकिन अब इंडोनेशिया से इंडिया कराने के कंडीशन में तो इंडिया के पास आ गया। अब इंडिया इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। ये कोई रूल नहीं है कि आपको कराना ही कराना या नहीं कराना, बारी बारी से। मान लो कि सपोज दैट साउथ अफ्रीका है, वो मना कर रहा है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं, मैं नहीं करा सकता, आप करा लीजिए, आप अपने लेवल पर करा लीजिए। तो इंडिया के पास तो गया ही है। अब वैसे भी चेंज हो रहा है, अब इस ग्रुप से इस ग्रुप में आ रहा है। इस ग्रुप में कौन है, ब्राजील है। तो इस ग्रुप से किस में आएगा, ग्रुप 4 में आएगा। अब ग्रुप 4 के चारों देश फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके, ये सब मना कर दे रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है G20 कराने का, तो ये किसके पास मूव कर जाएगा, फिर ग्रुप 5 में चला जाएगा। ग्रुप 5 भी मना कर देगा कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, इस पूरे देश को कह देगा, तो ग्रुप 1 में फिर चला जाएगा। फिर ग्रुप 1 भी अगर मना कर देगा तो फिर ग्रुप 2 में आ जाएगा। मतलब जिस ग्रुप के देश अगर उसको लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको मिलना ही चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ग्रुप वाइज ग्रुप ये ट्रांसफर होता है। और ये टोटल एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका कई बार कि G20 में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, तो 5 ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप में 4-4 होता है। लेकिन ग्रुप 3 जो होगा उसमें सिर्फ ग्रुप 3 के अंदर में 3 देश होंगे। ऐसे आपको याद करने के लिए भी सही समझ में आ रहा होगा। जैसे हम बात करेंगे ग्रुप 3 तो मतलब 3 देश, और बाकी सभी ग्रुप में 4-4 देश, आपको 4-4 कंट्रीज मिलेंगे। अब देखो जो इसकी प्रेसिडेंसीशिप होती है वो स्टार्ट होती है दिसंबर से। कब से स्टार्ट होगी, दिसंबर से। और ये रोटेट होती रहती है, हर साल रोटेट होती चली जाएगी। 2010 से ये रोटेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जब साउथ कोरिया के पास प्रेसिडेंसीशिप 2020 G20 की गई थी। और ग्रुप 1-2 को छोड़कर, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को छोड़कर, मतलब ये वाला ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, कनाडा, यूके वाला ग्रुप, और इंडिया, रूस और साउथ अफ्रीका, तुर्की वाला ग्रुप को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रुप हैं 1, 2, 3 ग्रुप, इनमें क्या हो सकता है, आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों ग्रुप को पैटर्न मानने की जरूरत नहीं है, नहीं मानते। और यूरोपियन यूनियन के पास इसका कोई पावर नहीं है, वो मेंबर नहीं है इनमें से किसी ग्रुप का, तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। और मैंने आपको पहले ही बता दिया इसलिए मेंबर नहीं है क्योंकि उस यूरोपियन यूनियन में तो ऑलरेडी 19-20 देश है, 27 के आसपास देश है, तो वो कैसे ही कर सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरीके से क्या होता है, प्रेसिडेंसीशिप होता है। तो अब आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि प्रेसिडेंसीशिप आज इंडिया के पास है तो अगले कंट्री के पास जाएगी। तो प्रोसेस क्या होता है, ग्रुप ट्रांसफर होता है, इस ग्रुप से इस ग्रुप में, इस ग्रुप से इस ग्रुप में, ऐसे वो ट्रांसफर होते चला जाएगा। फिर भी किसी को लग रहा होगा कि कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में, ये अगर वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करना, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई देयर। आइए बात करते हैं। जैसे मैं बार बार आपको बोला था ब्राजील 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 जा रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ इंडोनेशिया से आ रहा है और ब्राजील जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा था कि इंडोनेशिया से आ रहा है, ब्राजील जा रहा है, बीच में क्या आ गया, इंडिया आ गया। तो इसमें कितने देश इंक्लूड हो रहे हैं, इंडोनेशिया से आया, पास्ट में इंडोनेशिया के पास था, प्रेजेंट में इंडिया के पास, और फ्यूचर में जाएगा ब्राजील के पास। इंडोनेशिया, ब्राजील और इंडिया, ये 3 देशों के बीच का मैटर है। तो इसका मतलब इसको क्या कह सकते हैं, ट्राई। क्या कह सकते हैं, ट्राई। इसी ट्राई से बनाया गया एक वर्ड बनाया गया है जिसको हम कहते हैं ट्रोइका। ट्रोइका, ट्रोइका वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
समझने की कोशिश करो। सबसे पहले बताना मैं जरूर समझता हूँ कि ट्रोइका वर्ड है वो रूस से लिया गया, रसिया से लिया गया। बेसिकली रसिया में 3 घोड़ों का एक गाड़ी होता था, एक व्हीकल होता था। उस टाइम की बात है, बहुत पहले की बात है। 3 घोड़ों की, ये 3 घोड़े जो दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 घोड़ों की गाड़ी होती थी। इसी गाड़ी को हम कहते थे ट्रोइका। उस टाइम पे इसी गाड़ी को हम कहते थे ट्रोइका। इसी गाड़ी से ही, रूस की गाड़ी से ही ये वर्ड आया है ट्रोइका। तो पहले किसके पास था ये ट्रोइका? मतलब ट्रोइका में 3 देश इंक्लूड हो जाएंगे। पहले किसके पास था? इंडिया ने इंडोनेशिया से लिया, इंडिया के पास पहुंचा। इंडिया से किसके पास पहुंचेगा? ब्राजील के पास पहुंचेगा। तो ये क्या हो रहा है? 3 देशों का ट्राइंगल तैयार हो रहा है यहाँ पे। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रोइका। क्या कहते हैं? ट्रोइका। ये G20 की प्रेसिडेंसी से यहां से वहां जा रही है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर ये भी समझ में नहीं आएगा कि ट्रोइका क्या होता है। रूस में ही ये गाड़ी चलती है। आप अभी भी जाओगे तो वहां पे ट्रेडिशनल तरीके का ये एक, हमारे इंडिया में तो एक ही घोड़े से चल जाता है, कहीं कहीं 2 घोड़े भी लगते हैं, लेकिन रूस में 3-3 घोड़े देखो लगा के। रूस हर चीज में बहुत आगे है। ये इतना आगे है कि इसने इंडिया के साथ साथ चांद पे भी चंद्रयान के पीछे पीछे एक यान भेज दिया, लेकिन वो गलती क्रैश हो गया, ज्यादा दिमाग लगा दिया, क्रैश हो गया वो। तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन रूस से ये लिया गया। तो होप सो कि आपको सब समझ में आ रहा होगा यहां तक। आप कहेंगे सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो, अब सब लोग हो गया, हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, दिल्ली में मंडप सज गया, सब कुछ हो गया, और गेस्ट ना आए तो क्या फायदा? सभी रिश्तेदार तो आ गए, 20 चाचा भतीजा, 20 खानदान के रिश्तेदार तो आ गए, लेकिन जो बाहर के गेस्ट है उनका आना भी बहुत जरूरी था। ये वो गेस्ट है जिनका आना बहुत जरूरी है। जैसे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना। इनका आना बहुत जरूरी है। इंडिया में काम हो रहा है और बांग्लादेश ना आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा ओमान, इंडिया का आजकल ओमान से बहुत पटता है, बहुत बातें चल रही हैं, वहां से आएंगे। सुल्तान हैथम बिन तारिक UAE से, दुबई से आने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख मोहम्मद बिन, मोदी जी की बहुत अच्छी इनकी दोस्ती चलती है। तो ये वो देश हैं जो गेस्ट हैं, जो हमारे देश में प्रोग्राम हो रहा है, एक पर्व मनाया जा रहा है, फेस्टिवल मनाया जा रहा है G20 में, और ये 9 अलग अलग गेस्ट आएंगे अलग अलग देश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कौन कौन देश है? बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, UAE, स्पेन। अच्छा, समझने वाली बात है, स्पेन एक ऐसा देश है, बाकी को छोड़ दो, स्पेन पे बात करते हैं। स्पेन एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट देश है, इसलिए जब जब किसी भी देश में G20 का सबमिट होगा, स्पेन बिन बुलाए पहुंच जाएगा। उसको परमानेंट गेस्ट माना जाता है। स्पेन को, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा देश है जो परमानेंट, शायद हो सकता है कि UAE अमेरिका ना जाए, अमेरिका में, या ब्राजील ना जाए, लेकिन स्पेन तब भी पहुंचेगा। स्पेन क्या है? परमानेंट गेस्ट होता है, परमानेंट गेस्ट। स्पेन को आप अलग कर ही नहीं सकते। किसी भी प्रोग्राम में बिना शादी का कार्ड दिए वो शादी में पहुंच जाएगा, बिन बुलाए बाराती। कहते हैं ना कि बिना बुलाए वो पहुंच जाएगा, बिन बुलाए वो बाराती। स्पेन हमेशा पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने G20 ने क्या किया? स्पेन को परमानेंट गेस्ट बना दिया। कहा है कि आपको कार्ड की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आ जाओ, आप आ जाओ, बस G20 अटेंड करो। जहां जहां पूरे वर्ल्ड में कहीं भी G20 होगा, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए, आराम से खाना पीना खाइए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए उस देश को, और पूरे सिक्योरिटी के साथ अपने देश चले जाइए। इसलिए स्पेन को क्या कहते हैं कि स्पेन जो है वो क्या है? बिन बुलाए बाराती है। इसको बिना बुलाने की जरूरत नहीं है, हमेशा आएगा, फ्री में आएगा, बिना किसी टेंशन के आएगा। ये परमानेंट गेस्ट है, इसको परमानेंट गेस्ट के कैटेगरी में रखते हैं। बाकी देश ऊपर नीचे हो सकता है, मन करे जाए, मन करे नहीं जाए, लेकिन इसको आना ही है, ये आता ही रहता है हर देश में, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे गेस्ट हैं जो हमारे दिल्ली में आने वाले हैं, कुछ आ भी चुके हैं, जो कुछ आने वाले हैं, इस पे बारे में हम बात करते हैं, आगे बात कर रहे हैं। अब देखो, शादी में सब लोग आ गए, शादी में गेस्ट आ गया, शादी में, कार्यक्रम में, विवाह में सब कुछ हो गया, और अगर आपने 2 लोगों को नहीं बुलाया, उस घर के फूफा और मौसा को, या उस घर के जीजा जी को नहीं बुलाया, तो सारी शादी बेकार। क्योंकि जब जीजा जी नहीं आएंगे, जब फूफा नहीं आएंगे, तो उनकी बुआ नहीं आएंगी, बुआ नहीं आएंगी तो फिर शादी नहीं होगा, मौसा नहीं आएंगे तो मौसी भी नहीं आएंगी, मौसी नहीं आएंगी तो शादी नहीं होगा। मतलब लड़के की बहन भी नहीं आएगी और लड़की की बहन भी नहीं आएगी, और जिसकी शादी है उसकी बहन भी नहीं आएगी, तो ऑटोमेटिक शादी खराब हो जाएगा। तो ये लोग हैं हमारे, ये फूफा मौसा हैं, इनका आना उतना ही जरूरी है जितना उस देश के 20 लोगों को आना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर क्यों?
क्योंकि हम बात कर रहे हैं फाइनेंस के टर्म पे, मॉनेटरी टर्म पे बात कर रहे हैं। अगर आप मॉनेटरी टर्म पे बात करेंगे और अगर आप इनको नहीं बुलाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बुलाएंगे, WTO को नहीं बुलाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? इनको आप नहीं बुलाओगे, WTO को नहीं बुलाओगे, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है नहीं बुलाओगे? आप जो पूरे पृथ्वी पे जिस भी देश को पैसे की कमी होती है, उसको जो पैसा देता है वर्ल्ड बैंक, आप उसी को नहीं बुलाओगे? तो ये तो नाराज हो गए, अगर ये फूफा नाराज हो गए ना वर्ल्ड बैंक, तो कई कई देशों का बर्बाद कर देंगे, ये कई देशों को पैसा देना बंद कर देंगे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, आप यूएन को कैसे छोड़ सकते हो? यूनाइटेड नेशन का तो प्रेसिडेंट आएगा ही आएगा ऑब्वियसली। फिर इसी तरीके से जितने भी आपको देश दिख रहे हैं, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन टाइप के जितने भी देश दिख रहे हैं, इनको तो आपके इनको बुलाना ही बुलाना हर हाल में, इनके बिना तो आपका काम ही नहीं चल सकता। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये हमारे इस पूरे प्रोग्राम के फूफा और मौसा हैं, जिनको आना बहुत जरूरी है। अभी ये IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये नहीं होता तो शायद थाईलैंड का जो क्राइसिस हुआ है वो नहीं होता, उसकी जो कंडीशन जो थी और बद से बदतर हो जाती, और थाईलैंड की जो कंडीशन थी वो और खराब हो जाती। मतलब हम कह सकते हैं IMF का होना बहुत, IMF ने पूरा पैसा दिया था उस टाइम में, इस तरीके से सपोर्ट किया था IMF ने। ये अफ्रीकन यूनियन से, इनका भी होना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जब तक ये आएगा नहीं, वो मैटर को समझेगा नहीं, तब तक आगे बात नहीं होगा। ये सभी लोगों का होना, ये सभी जो बॉडी है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, इनका अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पूरे पृथ्वी पे जितने भी इकोनॉमिक के टर्म्स होंगे, मेडिकल के टर्म्स होंगे, लेबर रिलेटेड टर्म्स होंगे, जैसे ये ILO है, लेबर रिलेटेड टर्म्स है, या किसी भी तरीके का टर्म्स होगा, UN है, यूनाइटेड नेशन है, लड़ाई झगड़ा देखने का काम भी करता है ये। वर्ल्ड हेल्थ है, WHO, मेडिसिन से रिलेटेड काम करता है, हेल्थ के बारे में बात करता है। OECD भी है, इनका होना बहुत जरूरी है। ये कह सकते हैं कि ये 14 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस, अगर ये नहीं रहेंगे तो पूरा का पूरा शादी बेकार, पूरा प्रोग्राम बेकार, पूरी G20 खराब कर देंगे ये, इसलिए इनको बुलाना भी पड़ता है, इनके बिना आप काम नहीं चला सकते। अब ये लास्ट स्लाइड पे मैं आ रहा हूं फिलहाल, क्योंकि देखो अभी G20 होने वाला है और ये वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना लिया है, मतलब आज 1 हफ्ते पहले ही मैं बना दिया। जब ये G20 कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से सब लोग चले जाएंगे वापस अपने देश में, और जब भारत दुनिया में ये मिसाल कर देगा, ये दिखा देगा कि भारत G20 जैसे बड़ा कार्यक्रम को करवा सकता है, तब जाकर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा कि क्या क्या उसमें डिस्कशन हुआ G20 में, और फाइनल समिट का रिजल्ट क्या आया, कंक्लूजन क्या आया, और उससे आने वाले जनरेशन को क्या बेनिफिट मिल सकता है, और इंडियन गवर्नमेंट भी इसका कैसे फायदा उठा सकता है, कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे जाके कैसे अपनी बातों को रख सकता है। आपको पता है कि इस समय देश जो भारत है वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही फेमस है, लोग इसको विश्व गुरु के नाम से भी जान रहे हैं, यहाँ के कल्चर्स, यहाँ के रिचुअल्स को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही ये जब खत्म होगा 10 तारीख को, आई थिंक 10-11 तक खत्म हो जाएगा, तो मैं 14-15 तक आपके पास एक अच्छा खासा, अभी आज के वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि स्टार्टिंग कैसे हुआ, प्रेसिडेंसी किसके पास जाती है, कार्यकाल क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, कब कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कब कौन प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, किस किस कारण से ये G20 को स्टार्ट किया गया, G7 क्या था, G8 क्या था, G20 क्या था, मैंने एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया। जितना भी मुझे लगा कि जिस तरीके से मुझे बताना चाहिए था, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब ये लास्ट पॉइंट है, थीम आपको बता दिया कि थीम क्या है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, ये थीम था, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, सारी बातें आपको समझा दी मैंने। अब जो मेन टॉपिक है कि इंडिया के पास जब G20 आ चुका है, तो वो किस पे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बेसिकली किस चीजों पे ध्यान देने वाला है। तो इसको समझने से पहले मैं एक बात आपको और समझाना चाहता हूँ कि पहले जब G20 बनाया गया था तो उसका मेन एक ही ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक क्राइसिस को बचाना है, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन को ढूंढना है। लेकिन अब धीरे धीरे G20 का क्राइटेरिया दायरा बढ़ते जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म और एग्रीकल्चर को फोकस किया जा रहा है। इसी टूरिज्म को फोकस करते हुए जितने भी G20 के मेंबर आए थे उनको उठा के कहाँ भेजा गया, कश्मीर में भेजा गया, बंगाल में भेजा गया, बनारस घुमाया जा रहा है, नौका विहार करवाया जा रहा है। इसीलिए कि आप हमारे देखो, जब हमारे देश में वर्ल्ड लेवल से लोग आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे देश में घूमेंगे, तो वो अपने देश में जाके उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो हमारा देश का कहीं ना कहीं टूरिज्म एरिया डेवलप तो होगा ही होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट पे बात भी कर रहा है, लाइफ ऑफ इन्वायरमेंट पे भी बात किया जा रहा है, स्किल्स डेवलपमेंट पे बात की जा रही है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे बात की जा रही है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पे बात की जा रही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये डिजिटल ही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये टीचिंग है, ऑनलाइन टीचिंग है, ये इसी के बारे में बात हो रहा है। टेक्निकल इनेबल डेवलपमेंट बात हो रहा है, एनर्जी और सिक्योरिटी के बारे में बात हो रहा है, ग्लोबल फूड के बारे में बात हो रहा है। अब दायरा बढ़ते जा रहा है,
ये है डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड लेवल पे डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। जैसे ही G20 का सम्मेलन खत्म होता है, समिट खत्म होता है, जैसे ही कंप्लीट होगा उसके कुछ दिनों के बाद ही मैं आपको पूरे कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम सब सारे बता दूंगा कि कब, कैसे, कहां से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से चला और कैसे चला। अगर आप लोगों को बीच में कहीं कुछ भी लग रहा हो, कुछ पूछना हो, डाउट हो, किस तरीके का इशू हो, तो आप कमेंट में बिल्कुल बताएं, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं खुद भी बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि भारत आज पहली बार G20 को प्रेसिडेंसीशिप में यहाँ पे सबमिट कराने वाला है, दिल्ली के प्रगति मैदान में कराने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उस जनरेशन में जी रहा हूँ जिस टाइम में G20 हो रहा है। हो सकता है कि फ्यूचर में करा पाए, नहीं करा पाए, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये हिस्ट्री एक क्रिएट होने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। आप प्लीज इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। आपके सारे एग्जाम्स में, यूपीएससी, बीपीएससी, मेंस में और प्री में, आरपीएससी में, और जितने स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम्स हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट लेवल का पेपर है, वहाँ G20 के क्वेश्चन जरूर आएंगे। जब ये आप पूरा वीडियो देखोगे, हो सकता है कि वीडियो शायद लेंदी हो गया हो, 30 से 35 या 40 मिनट चला गया हो, क्योंकि टॉपिक ही बड़ा है। इसको छोटे तरीके से आप समराइज करके नहीं बता सकते हो। आपको बिल्कुल 1997 और थाईलैंड से कनेक्ट करते हुए ही आपको मैं 2023 तक लेकर आया हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। क्या बोले हैं?